नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया ने हॉर्मुज चौक के बाद क्रूड ऑयल के संकट को देखा। यह संकट भारत ने भी देखा, लेकिन मोदी सरकार ने ज्यादा असर भारत की जनता पर पड़ने ही नहीं दिया। अब सवाल, क्या वाकई में मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है? भविष्य में अगर ऐसा कोई संकट आएगा तो क्या फिर भी चीन, अमेरिका, जापान वाली लिस्ट में हम नजर आएंगे या नहीं आएंगे? क्या वाकई में क्रूड ऑयल का कोई संकट अब भारत में नहीं है? वैसे तो मोदी सरकार ने 2014 से ही रिजर्व क्रूड ऑयल पर फोकस किया, लेकिन ईरान अमेरिका जंग के बाद अब मोदी सरकार ने रिजर्व को तेजी से बढ़ाने की तरफ तेजी से ही काम शुरू कर दिया। जिस दोस्त देश रूस के लिए कहा जा रहा था कि भारत उससे अमेरिका के दबाव में क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहा, मई के मुकाबले भारत ने रूस से जून में रिकॉर्ड तोड़ क्रूड ऑयल खरीदा है। वहीं रिजर्व भी तेजी से बढ़ा है। तो चलिए आपको आज तेल का वैश्विक खेल और इस खेल में विनर की भूमिका निभाने को तैयार हो चुके भारत की असली कहानी बताते हैं, क्योंकि भारत में चल रही है मोदी की क्रूड नॉमिक्स। कहते हैं ना कि जब एक रास्ता बंद होता है तो 10 नए रास्ते खुलते हैं। बस फर्क इस बात का है कि हम जो रास्ता बंद हुआ है उसके खुलने का इंतजार करें या जो 10 रास्ते हमारा इंतजार करें उनको चुनें और उन पर चलना शुरू करें। मोदी सरकार ने उन विकल्प देशों की लिस्ट तैयार की जो इस संकट में भारत का सहारा बन सकते थे, भारत को मजबूत कर सकते थे। बाकायदा ईरान अमेरिका युद्ध के कारण आए तेल संकट ने भारत के ऑयल मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव कर दिया है। और कहते हैं कि आपदा में अवसर, मोदी सरकार ने एक बार फिर वही करके दिखाया। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है। हॉर्मुज बंद होने और वैश्विक संकट के बीच भारत ने ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक तरीके से कमर कस ली है। हॉर्मुज के पूरी तरह खुलने की उम्मीदों के बीच भारत ने कच्चे तेल के आयात के स्रोतों का बड़े पैमाने पर विविधीकरण किया, यानी वैश्विक स्तर पर तेल व्यापार बाधित होने और कीमतें युद्ध पूर्व स्तर से ऊपर होने के कारण भारत ने अपने सुरक्षित भंडार को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत अभी भी खाड़ी देशों पर निर्भर है, लेकिन इस संकट ने वैकल्पिक देशों से तेल खरीदने की रफ्तार को तेज कर दिया है। और भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वो चुनौती थी अपने रिजर्व को मेंटेन करना, क्योंकि अगर रिजर्व में तेजी से गिरावट आती तो फिर उसका सीधा असर पेट्रोल डीजल के प्राइस पर पड़ता, जो उस लेवल तक नहीं पहुंचे जो दुनिया के बाकी देशों के अंदर पहुंचे। और जानते हैं उसके पीछे की वजह क्या है? भारत सरकार विकल्प को चुनती चली गई। तो जरा अब देखिए कि वर्तमान स्थिति में भारत अब कहां से तेल और गैस निर्यात कर रहा है और जो भारत की किल्लत है उसको दूर करने की एक मजबूत कोशिश की गई है। जरा देखिए, अगर बात तेल की करें तो रूस, ब्राजील और वेनेजुएला, यहां से सबसे ज्यादा तेल वर्तमान में मोदी सरकार खरीद रही है और दोस्त रूस इस पायदान में नंबर 1 पर है। जबकि गैस की बात करें तो ओमान, नाइजीरिया और अमेरिका से भारत को गैस इस वक्त सप्लाई हो रही है। और इस तरीके से मोदी सरकार ने जो कमजोरी थी, जो कमी थी, उसको दूर करने का काम किया और इसकी वजह से जो भारत का कच्चे तेल का स्टॉक है उसको एक बार फिर से भरने का काम किया है। यानी कि भारत ने कच्चे तेल का एक बड़ा स्टॉक तैयार कर दिया है। भारतीय सरकारी रिफाइनरी ने अगले लगभग 2 महीनों के लिए पर्याप्त कच्चे तेल की आपूर्ति पहले से ही सुरक्षित कर दी है। ऐसा इसलिए कि अगर हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बहाल हो भी जाती है तो भी भारतीय कंपनियों पर मिडिल ईस्ट से तुरंत खरीदारी शुरू करने का कोई दबाव नहीं होगा और न ही महंगे दाम पर भारत क्रूड ऑयल खरीदने को मजबूर होगा। लेकिन अब एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि मोदी सरकार ने इस संकट के बीच में किस देश के साथ क्रूड ऑयल की निर्यात को कितना बढ़ाया है, माफ कीजिएगा आयात को कितना बढ़ाया है। और इसमें जो एक आरोप लग रहा था कि रूस से हम क्रूड ऑयल कम खरीद रहे हैं और अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं, आई थिंक ये जो आंकड़ा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये इस सवाल का एक संपूर्ण जवाब है। जरा देखिए, रूस से मई के अंदर हमने जो
बैरल पर डे खरीदा वो 19,10,000 के आसपास था, जो जून में बढ़कर 26,60,000 बैरल पर डे हो गया है। यूएई से 6,44,000, जबकि जून में कम होकर 6,36,000। मानकर चलिए ऑलमोस्ट उतना ही यूएई के साथ आज भी हम ट्रेड करें। सऊदी अरब से जो मई में हमने क्रूड ऑयल खरीदा वो 3,40,000 बैरल पर डे था, जो बढ़कर 3,84,000 बैरल पर डे हो चुका है। वेनेजुएला से और अमेरिका से, इस पर जरा आंकड़े पर गौर फरमाइए, क्योंकि जो कह रहे हैं कि अमेरिका से हम दबाव में क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, आंकड़े गवाही दे रहे हैं। वेनेजुएला से 4,17,000 बैरल पर डे मई में खरीदा, जबकि जून के अंदर वो लगभग आधा हो गया, 2,09,000 बैरल पर डे के हिसाब से। अमेरिका से 2,52,000 बैरल पर डे मई में खरीदा, जबकि जून के अंदर ये सिर्फ 91,000 रह गया है। और रूस अभी भी हमें $1 से $2 प्रति बैरल का डिस्काउंट दे रहा है और वो दोस्ती निभा रहा है। यह आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि भारत वर्तमान में रूस, यूएई और सऊदी अरब इससे मैक्सिमम क्रूड ऑयल को खरीद रहा है, जबकि अमेरिका और वेनेजुएला से उसने क्रूड ऑयल को आधे से भी कम कर दिया। वेनेजुएला से लगभग 50% का कट आउट कर दिया गया है, जबकि अमेरिका से क्रूड ऑयल जो हम खरीद रहे हैं उसमें लगभग 60% की कमी कर दी गई है। और यह हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि जवाब दीजिएगा। जब कोई कहे कि भारत की सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है, तो उन्हें बताइएगा कि रूस के साथ दोस्ती निभाई जा रही है, मजबूती से निभाई जा रही है, और क्रूड ऑयल पहले से कई गुना ज्यादा खरीदा जा रहा है। जबकि जिस अमेरिका का उदाहरण दिया जा रहा है उस अमेरिका से 60% हम क्रूड ऑयल कम खरीद रहे हैं। और जिस वेनेजुएला के लिए कहा जा रहा है कि वहां अमेरिकी सरकार चल रही है, उस वेनेजुएला से भी हमने मई के मुकाबले जून में क्रूड ऑयल की खरीद लगभग आधी कर दी है। और यह रणनीतिक तौर पर भारत की वैश्विक मजबूती का प्रतीक है। रणनीतिक तेल भंडार को मजबूत करना, वैश्विक आपूर्ति में आने वाले उतार चढ़ाव से निपटने के लिए भारत सरकार अपने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने पर काम कर रही है। सरकार ने देश की दिग्गज तेल कंपनी ओएनजीसी को भारत का अगला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने का काम सौंपा है, जिसमें लगभग 1.6 अरब डॉलर यानी कि 15,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल हो सकता है। यह पहली बार है जब किसी सरकारी तेल कंपनी को रणनीतिक रिजर्व विकसित करने का काम सौंपा गया। तो चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि भारत के पास क्रूड ऑयल का रिजर्व कितना है, मोदी सरकार इसको कितना बढ़ाना चाह रही है, और ओएनजीसी अब कहां पर नया रिजर्व तैयार कर रही है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। और देखिए, मंगलुरु के अंदर 1.75 MMT का नया रिजर्व तैयार हो रहा है, जबकि वर्तमान में विशाखापट्टनम के अंदर 1.33 MMT का, मंगलुरु के अंदर 1.5 MMT का, पाडूर के अंदर 2.5 MMT का, यानी कि कुल क्षमता होगी 5.33 MMT यानी कि मिलियन मीट्रिक टन। और यह इतनी है कि भारत 90 दिन से ज्यादा वक्त तक अपने रिजर्व को मेंटेन कर पाएगा। और इसमें अगर आप यूएई जो हमारे लिए 3 MMT का रिजर्व रखेगा उसको भी जोड़ दिया जाए, तो भारत के पास आने वाले वक्त में जो क्षमता होगी वो 120 दिन से ज्यादा होगी। और ये सिर्फ मोदी सरकार में हुआ है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि 2014 से पहले भारत के पास क्रूड ऑयल का रिजर्व जीरो था, एकदम जीरो। आज 74 दिन का है, उसे बढ़ाकर 90 दिन करने की तैयारी, और भविष्य में उसे 120 से 130 दिन करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अब सवाल यह कि कैसे तय होता है कि कौन सा देश कितने दिन का रिजर्व रख सकता है। दरअसल इसके लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल लेवल पर बेंचमार्क इंटरनल एनर्जी एजेंसी ये सब तय करती है। इंटरनल एनर्जी एजेंसी के नियमों के मुताबिक मेंबर देश को अपने पिछले साल जितना नेट तेल उन्होंने इंपोर्ट किया है उससे कम 90 दिनों के बराबर तेल रिजर्व रखना जरूरी है। 90 दिनों का यह नियम इस बात को पक्का करने के लिए है कि अगर युद्ध, प्राकृतिक आपदा, पाबंदी या फिर जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से तेल की सप्लाई में रुकावट या फिर कोई कमी आती है तो दुनिया के किसी भी देश की इकोनॉमी रुक ना जाए। अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के हिस्से के तौर पर इस स्टैंडर्ड का सख्ती से पालन करते हैं, एकदम सख्ती से। तो जरा अब यह भी देखिए कि किस देश के पास वर्तमान में कितने दिन का ऑयल रिजर्व है। एक स्टैंडर्ड आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें +- 5 डेज हो सकते हैं। तो जरा एक नजर इस पर भी डालिए कि कौन सा देश कितने दिन का रिजर्व रखता है।
जापान लगभग 254 दिन का, सिंगापुर 245 दिन का, साउथ कोरिया 210 दिन का, अमेरिका के पास रिजर्व 200 दिन के आसपास है, चाइना के पास 130 दिन के आसपास, जर्मनी के पास 95 दिन, यूके के पास 90 दिन और भारत के पास वर्तमान में 74 दिन का रिजर्व है, जिसको बढ़ाकर वो 90 दिन और भविष्य में 130 दिन करने की क्षमता हासिल करना चाहता है। और ये मोदी सरकार की वो प्रतिबद्धता जो भारत को क्रूड ऑयल के मुकाबले में डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ बढ़ाना चाहती है। लेकिन आप सोचिए, जिन देशों के अंदर ही क्रूड ऑयल निकलता है, उन देशों के पास कितने दिनों का क्रूड ऑयल होगा, या कहें कि कितने सालों का होगा, या कहें कि कितने दशकों का होगा, या फिर सदियों का क्रूड ऑयल उनके पास है। एक आंकड़ा जरा यह भी देखिए कि जहां क्रूड ऑयल निकलता है उन देशों के पास कितने सालों का। ईरान के पास 134 सालों का रिजर्व तेल है, इराक के पास 127 सालों का रिजर्व तेल है, कुवैत के पास 100 सालों का रिजर्व ऑयल है और यूएई के पास 90 दिनों का रिजर्व ऑयल, सऊदी अरब के पास 81 दिनों का रिजर्व ऑयल है। माफ कीजिएगा, 81 साल का। एक बार फिर देखिए, ईरान के पास 134 साल का, इराक के पास 127 साल का, कुवैत के पास 100 साल का, यूएई के पास 90 साल का, सऊदी अरब के पास 81 साल का रिजर्व ऑयल है। यानी जिस क्षमता के साथ वो आज रिजर्व ऑयल का दोहन कर रहे हैं, उसी क्षमता के साथ अगर वो दोहन करते रहे तो ईरान को अपने क्रूड ऑयल को खत्म करने के लिए 134 दिन लगेंगे, इराक को 127 दिन, कुवैत को 100 दिन, यूएई को 90 दिन और सऊदी अरब को 81 साल लगेंगे। आप सोचिए सर, उनके पास कितना रिजर्व है, जबकि भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की कहानी एकदम अलग है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की अवधारणा 1973 के वैश्विक तेल संकट के बाद भारत में पहली बार सामने आई। उस समय तेल निर्यातक देशों द्वारा आपूर्ति में कटौती से कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा था। इसके बाद कई देशों ने आपातकालीन तेल भंडार बनाने शुरू किए ताकि भविष्य में ऐसे संकटों से निपटा जा सके। अमेरिका ने 1975 में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया। 1990 के दशक में खाड़ी युद्ध की वजह से भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, इसमें पेमेंट संकट पैदा हो गया। भारत के पास सिर्फ 3 हफ्ते का स्टॉक बचा था। भारत ने 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की चर्चा तेज की। 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाने का फैसला लिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की ऊंची कीमतें, तेल के कृत्रिम कुएं बनाने का महंगा खर्च, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से मुश्किल हालात, इस मामले को टालते हुए साल 2005 की कीमतों के हिसाब से प्रोजेक्ट की लागत 2,837 करोड़ आंकी गई। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद स्ट्रेटेजिक रिजर्व प्लान को आगे बढ़ाया गया। पहले फेज के तहत देश में 53.3 लाख टन क्षमता के 3 स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए गए। फिलहाल ओडिशा की चंडीखोल में एक और स्ट्रेटेजिक रिजर्व पर काम चल रहा है और मोदी सरकार काफी तेजी से इसको बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन भारत का जो स्टॉक है वो कितने दिन चलता है, वर्तमान स्थिति पर एक नजर डालें तो जरा देखिए, 2 तरीके का स्टॉक होता है। जो पहला स्टॉक होता है वो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व, जो कि लगभग 9.5 दिन के आसपास है, जबकि इसी के अंदर अगर कमर्शियल स्टॉक को भी जोड़ दिया जाए तो फिर ये 74 दिन के आसपास का हमारे पास रिजर्व ऑयल है। इसको बढ़ाकर हम पहले 90 दिन और उसके बाद 120 से 130 दिन करना चाहते हैं और उस दिशा में मोदी सरकार काम कर रही है। और इसके पीछे की वजह दरअसल यह है कि हॉर्मुज के खुलने पर भी अनिश्चितता बरकरार रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि हॉर्मुज खुल गया तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ईरान द्वारा अमेरिका पर युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन के आरोप लगाने के बाद स्थिति को अब भी नाजुक माना जा रहा है। लेबनान पर इजरायल के हमले के बाद IRGC ने फिर से हॉर्मुज बंद करने की घोषणा कर दी और इस तरह यह समुद्री मार्ग जहाजों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से खुल नहीं सका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से भारत को सबसे तेज राहत मिलेगी, ये सच है। LPG आपूर्ति में राहत मिलेगी, ये भी सच है, जबकि कच्चे तेल और LNG की आपूर्ति सामान्य होने से ज्यादा समय लग सकता है। जानकार मानते हैं कि हॉर्मुज संकट के दौरान भारत ने तेल और गैस आपूर्ति में वैकल्पिक स्रोतों, अन्य समुद्री मार्गों का इस्तेमाल कर स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया है। हॉर्मुज का फिर से खुलना वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन भारत पर इसका असर अलग अलग ईंधनों पर अलग अलग तरीके से पड़ने वाला है।
तो ऐसा नहीं है कि अब हॉर्मुज बंद रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था गिरती चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा। मोदी सरकार ने इतने विकल्प तैयार कर दिए हैं कि वर्तमान में भारत फुल क्षमता के साथ क्रूड ऑयल को खरीद रहा है और अपने रिजर्व को मेंटेन कर रहा है। इसलिए भारत के अंदर तेल का गणित क्या है, जरा इसको भी समझिए। मोटे तौर पर अगर बात करें तो जरा देखिए, भारत आयात पर जो निर्भरता है भारत की वो लगभग 88% के आसपास है, यानी कि 12% के आसपास भारत खुद अपना क्रूड ऑयल निकालता है जमीन से, जबकि 88% बाकी दुनिया से खरीदता है। इस हिसाब से सबसे बड़ा जो उपभोक्ता है दुनिया के अंदर, उसमें तीसरे नंबर पर भारत आता है जो क्रूड ऑयल को दुनिया से खरीदता है। वहीं जो भारत की खपत है वो बैरल प्रतिदिन 50 लाख है, यानी कि 50 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास भारत क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करता है। उसमें दोनों है, उसमें कमर्शियल और कंज्यूमर आधारित दोनों तरीके का क्रूड ऑयल जिसका इस्तेमाल भारत करता है। और इसीलिए मोदी सरकार का जो विस्तार का प्लान है वो भारत की निर्भरता को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने का प्लान है। और इसलिए यह प्लान 2030 के लिए क्या तैयार किया गया है, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, वर्तमान में जो भारत के पास क्षमता है वो है 5.33 MMT की, जिसे 2030 में बढ़ाकर 11.83 MMT करने की तरफ भारत सरकार बढ़ रही है। लगभग 2 गुना करने की तरफ भारत बढ़ रहा है। और इससे भारत के अंदर क्रूड ऑयल की जो रिजर्व होगी वो चाइना से भी आगे बढ़ जाएगी। हालांकि चाइना बहुत तेजी से अपने रिजर्व को बढ़ा रहा है। वर्तमान स्थिति के हिसाब से देखें तो चाइना के मुकाबले भारत का जो रिजर्व है वो लगभग आधा है, लेकिन 2030 तक वर्तमान में जो चाइना का रिजर्व है उसके आसपास भारत का रिजर्व पहुंच जाएगा। यानी कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक स्टोरेज क्षमता को बड़ी तेजी से मोदी सरकार के नेतृत्व में बढ़ा है। दुनिया भर में चल रहे टकरावों और समुद्री रास्तों पर मंडराते खतरों ने तेल रिजर्व को देखने का नजरिया ही दुनिया के अंदर बदल दिया है। अब यह सिर्फ फ्यूल सप्लाई को मैनेज करने का जरिया नहीं रह गया। तेल भंडार किसी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक अहम हथियार बन गया है और इसलिए भारत अपनी स्ट्रेटेजिक स्टोरेज क्षमता को भी बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार भविष्य में एनर्जी संकट से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नए रिजर्व प्रोजेक्ट पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत और यूएई ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसके तहत भारत में यूएई अपना 30 मिलियन बैरल का कच्चा तेल स्टोर करेगा। इसे तीसरे देश को भी बेचा जा सकेगा और किसी संकट के समय भारत इसका इस्तेमाल रणनीतिक भंडार के रूप में कर सकेगा। इस कदम से सप्लाई सिक्योरिटी बेहतर होगी। एक रीजनल एनर्जी हब के तौर पर भारत की स्थिति पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत होगी। यह प्रोग्राम हमने इसलिए किया ताकि हर किसी के जहन में संशय था कि जो हॉर्मुज को लेकर अभी सवाल चल रहे हैं, कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में एक बार फिर से महंगाई चरम पर होगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएं। मोदी सरकार ने काफी हद तक रिजर्व को कंट्रोल करने, मेंटेन करने की कोशिश की है और वैकल्पिक रास्तों को तलाशते हुए भारत के अंदर जो क्रूड ऑयल का आयात है उसको तेजी से बढ़ा है। और अपने रिजर्व को मेंटेन करते हुए मोदी सरकार ये कोशिश कर रही है कि एलपीजी हो, एलएनजी हो या फिर गैस के साथ साथ क्रूड ऑयल हो, उसकी कोई कमी भारत के अंदर ना हो। और इस वैश्विक संकट के बीच में मोदी सरकार ने एक ऐसे विकल्प तैयार किए हैं जो भारत के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह है भारत में मोदी की क्रूड नॉमिक्स। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।